नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच डील पर पेंच फंस गया है। हॉर्मूज पर पेंच सुलझा नहीं था कि अमेरिका ने ओमान सागर में ईरानी जहाज को जब्त कर बातचीत की उम्मीद को ही झटका दे दिया है, जिसके बाद ईरान की तरफ से भी ड्रोन हमले का दावा किया गया है। यानी ये भी कह सकते हैं कि सीज फायर टूट गया है। अब ईरान ने साफ कह दिया है कि वो तब तक अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा जब तक हॉर्मूज से वो अपनी घेराबंदी नहीं हटाता है। पहले अमेरिका पीछे हटे, उसके बाद ही ईरान इस्लामाबाद जाएगा। वहीं ट्रंप अभी भी धमकाने वाली भाषा में ही बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि डील नहीं हुई तो ईरान पर हमला होगा। ट्रंप के बयान और ईरान के जवाब के बाद यह तय हो गया है कि इस्लामाबाद की बातचीत मुश्किल में है। अब एक बार फिर अमेरिका और ईरान में होगी जंग, ये तय हो गया है। वैसे इस जंग से फायदा ना तो अमेरिका को होगा और ना ही ईरान को। फायदा सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को ही होगा, जो चाहते हैं कि जंग चलती रहे। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका से रिश्ते तोड़ेगा कनाडा, पीएम कार्नी ने दिए बड़े संकेत। भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, दी बड़ी चेतावनी। पूर्वी एशिया में महायुद्ध की आहट, ताइवान में जापानी जंगी जहाज देख आग बबूला हुआ चीन। आसमान में उतार दिए लड़ाकू ड्रोन, टकराव की बढ़ी आशंका। नेपाल में बालेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, भारत से 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर टैक्स को लेकर भड़के लोग। भारत और नेपाल के सदियों पुराने संबंधों का दिया हवाला। और चलते चलते में देखेंगे, चीनी वैज्ञानिकों ने समुद्र में बनाया तैरता हुआ द्वीप, 10,000 मीटर की गहराई तक करेगा खोज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजराइल ने एक झटके में बदल दी सरहद, आईडीएफ ने जारी किया नया नक्शा। दक्षिणी लेबनान के दर्जनों गांवों को बताया अपना नया बफर जोन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर के लिए परेशानी का सबब बनी एप्स्टीन फाइल्स। मेंडेलसन की अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्ति पर संसद में आज देंगे जवाब। तथ्यों को नजरअंदाज करने के लगे हैं आरोप। इजराइल पर भड़के सऊदी और मिस्र समेत 16 मुस्लिम देश। सोमालीलैंड में राजनयिक प्रतिनिधि नियुक्त करने के फैसले पर जताई नाराजगी, कहा यह अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ। अमेरिकी सैन्य अड्डे बोझ बन चुके, यूएई में उठी यूएस आर्मी की मौजूदगी के खिलाफ आवाज। ईरान जंग में खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे बने थे निशाना। तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत नहीं, जंग होगी। मौजूदा हालात ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। जिस तरह ईरान ने इस्लामाबाद जाने से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान की अमेरिका के साथ वार्ता के नए दौर को लेकर कोई योजना नहीं है और इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ईरान पर दोष मढ़ने का खेल खेल रहे हैं, लेकिन हम अमेरिकियों से सच बोलने की उम्मीद नहीं कर सकते। वे हमेशा हम पर आरोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अमेरिका ने युद्ध विराम लागू होने के पहले दिन से ही इसका उल्लंघन किया और हमने इस बारे में पाकिस्तानी मध्यस्थ को सूचित कर दिया था। इसने हम पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाकर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया। हम पिछली वार्ताओं के दौरान हम पर हुए अमेरिकी हमलों को नहीं भूल सकते। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जारी रखेंगे। अगर अमेरिका और इजराइल नई आक्रामकता शुरू करना चाहते हैं तो हमारी सशस्त्र सेनाएं उसी के मुताबिक जवाब देंगी। ईरान ने यह भी साफ किया है कि वो हॉर्मूज स्ट्रेट पर नियंत्रण कभी नहीं छोड़ेगा। ईरान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी नेवी ने चीन से आ रहे ईरानी झंडे वाले जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया। इस घटनाक्रम के बाद दोनों ही देशों में तनाव और बढ़ गया है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या सीज फायर टूट गया है। आप जानते हैं कि दोनों देशों में लागू 2 हफ्तों का सीज फायर खत्म होने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। ऐसे में इस घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया के हालात को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस्लामाबाद बैठक पर भी सस्पेंस गहराता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से जरूर इसकी तैयारियां चल रही हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। वैसे इस वार्ता को लेकर अमेरिका में भी संशय बना हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वेंस के वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने उनके जाने की पुष्टि की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वार्ता कामयाब हो पाएगी? क्या ईरान इस वार्ता में शामिल होगा? क्योंकि अमेरिका पर ईरान को भरोसा नहीं है और पिछली वार्ता में भी वो उसे भरोसा दिलाने में कामयाब नहीं हो पाया था।
इस बीच रूस में ईरान के राजदूत काजेम जलाली का भी बयान सामने आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत का मतलब है कि सभी पक्षों के हित में उचित समझौता करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर तंज कसते हुए आगे यह भी कहा कि जो ट्रंप युद्ध में हासिल नहीं कर सके वो बातचीत में भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अमेरिका और इजरायल ने कहा कि वे कुछ ही दिनों में पूरे ईरान पर कब्जा कर सकते हैं और सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने अपने किस काम में सफलता हासिल की है? एक में भी नहीं। अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर किए गए हमले विफल रहे हैं। इस बीच अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली एक और खबर ईरान से सामने आ रही है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने तेहरान की सेना और बातचीत करने वाली टीम पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि IRGC के कमांडर मेजर जनरल अहमद वहीदी और उनके करीबी लोगों ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली है। वहीदी अब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के बाद ईरान में सबसे बड़े फैसले लेने वाले नेता बन गए हैं, जिसके बाद अमेरिका के लिए ईरान से बातचीत करना और मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि IRGC के रुख को बेहद सख्त माना जाता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या इस्लामाबाद में वार्ता हो पाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका के खिलाफ कनाडा के सख्त रुख की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका के सभी सहयोगियों को उससे दूर कर दिया है, चाहे वो नेटो के सहयोगी हों या बॉर्डर शेयर करने वाले उसके अपने पड़ोसी। सभी ने अमेरिका से दूरी बनानी शुरू कर दी है। खास तौर पर कनाडा तो बेहद नाराज दिखाई दे रहा है और अब वो अमेरिका से सभी संबंध तोड़ने पर भी विचार कर रहा है। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बयान कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में अमेरिका को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कार्नी ने कहा कि दुनिया अब ज्यादा खतरनाक और विभाजित हो गई है। अमेरिका ने व्यापार को लेकर अपनी सोच बदल दी है और टैरिफ को उस स्तर तक बढ़ा दिया जो आखिरी बार महामंदी के दौरान देखा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कनाडा के मजबूत आर्थिक संबंध कभी एक ताकत थे, लेकिन अब ये एक कमजोरी बन गए हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए। अमेरिका बदल गया है और हमें इसका जवाब देना ही होगा। कार्नी ने आगे बताया कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ ने ऑटो और स्टील इंडस्ट्री के कामगारों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि अनिश्चितता के डर से व्यवसायी निवेश रोक रहे हैं। उन्होंने जनता से वादा किया कि वो इन चुनौतियों को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। कार्नी ने कहा कि हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा, क्योंकि हम किसी एक विदेशी साझेदार पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अपने पड़ोसियों से होने वाली गड़बड़ी को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम इस उम्मीद पर अपना भविष्य तय नहीं कर सकते कि यह अचानक रुक जाएगी। केवल यह उम्मीद करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका सामान्य स्थिति में लौट आएगा, यह एक व्यवहार्य रणनीति नहीं है, लेकिन हम यहां होने वाली घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हम एक ऐसा मजबूत देश बना सकते हैं जो विदेशों से होने वाली बाधाओं का सामना कर सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह हमारी सुरक्षा, सीमाओं और भविष्य पर कंट्रोल वापस लेने के बारे में है। उनके इस बयान से साफ है कि आने वाले वक्त में वो अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनके इस बयान पर अमेरिका भी भड़क गया। कार्नी को जवाब देते हुए ट्रंप ने तीखे स्वर में कहा कि कनाडा का अस्तित्व संयुक्त राज्य अमेरिका की वजह से है। मार्क, अगली बार जब आप बयान दे तो यह बात याद रखना। दरअसल अमेरिका और कनाडा के बीच टकराव की शुरुआत ट्रंप के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही थी, जिसके बाद से कनाडा की जनता भी भड़की हुई है और पीएम कार्नी ने भी कड़ा रुख अपनाया हुआ है। अब सबकी नजरें कार्नी पर टिक गई हैं कि वो अमेरिका को जवाब देने के लिए और अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे पूर्वी एशिया में बढ़ते तनाव की। तो एक तरफ उत्तर कोरिया लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, क्लस्टर बम लगे बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, जिसे जापान और दक्षिण कोरिया के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जापान और चीन के बीच भी बढ़ता टकराव क्षेत्र में चिंता बढ़ा रहा है। अब ताइवान की खाड़ी में चीन और जापान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल जापानी नौसेना के घातक विध्वंसक जहाज JS इकाजुची के ताइवान की खाड़ी से गुजरने के बाद चीन आग बबूला हो गया है। उसने इसे भड़काने वाली कार्रवाई बताया है और चीन यहीं नहीं रुका। उसने जापानी जहाज को घेरने और उस पर नजर रखने के लिए अपनी पूरी नौसेना और वायुसेना की ताकत भी झोंक दी। चीन ने इसका एक ड्रोन फुटेज भी जारी किया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने जापानी विध्वंसक पोत को किस तरह ट्रैक किया।
जैसे ही जापानी पोत ताइवान की संवेदनशील समुद्री सीमा के पास से गुजरा, चीनी नौसेना और वायुसेना ने तुरंत अलर्ट मोड पर आकर उसकी चौतरफा कड़ी निगरानी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि चीन ने इस वीडियो को जारी कर दुनिया को और खासतौर पर जापान को अपनी सैन्य ताकत का कड़ा संदेश दिया है। इस घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया है। आप जानते हैं कि ताइवान के मुद्दे पर पहले से ही चीन और जापान में ठनी हुई है। जब से जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने ताइवान पर हमले की स्थिति में अपनी सेना भी उतारने की बात कही है, तब से ही चीन भड़का हुआ है। उसने बार बार जापान को चेताया, जंग तक की धमकी दे डाली, लेकिन जापान भी अपना बयान वापस लेने को तैयार नहीं हुआ। बल्कि चीन की धमकियों के जवाब में उसने भी अपने बॉर्डर्स पर हथियारों की तैनाती बढ़ा दी। और बीते कुछ वक्त में जापान और ताइवान के कूटनीतिक संबंध और भी मजबूत होते नजर आए, जिसे लेकर बार बार चीन की तरफ से चेतावनी दी गई। मगर अब जिस तरह चीन ने जापानी पोत का पीछा करते हुए दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, उसके बाद इस बात की आशंका और बढ़ गई है कि कभी भी चीन और जापान में सैन्य संघर्ष छिड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल देगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल सरकार के खिलाफ खुले मोर्चे की। तो बालेन शाह को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उससे पहले ही सरकार मुसीबत में घिरती दिखाई दे रही है। नेपाल में बालेन शाह सरकार के एक आदेश के खिलाफ प्रदर्शन छिड़ गया है। नेपाल के सीमावर्ती शहर वीरगंज में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वीरगंज में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये एक अघोषित नाकेबंदी है। जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि नेपाल में जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर संस्कार के लिए हम भारत से सामान लाते हैं। सरकार समय पर खाद नहीं दे पाती तो हम वहां से लाते हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सदियों पुराना रोटी बेटी का रिश्ता है। जनता का आरोप है कि काठमांडू में बैठी सरकार मधेश क्षेत्र की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रही है और इसके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। और बढ़ते तनाव के चलते सीमा पर इस वक्त जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कुर्सी संभालते ही एक ऐसा कड़ा फैसला लिया है जिसने भारत और नेपाल बॉर्डर पर हड़कंप मचा दिया है। दरअसल अब भारत से नेपाल सामान ले जाने के लिए कस्टम ड्यूटी यानी भंसार चुकाना हर हाल में जरूरी होगा, चाहे सामान कितना ही छोटा क्यों ना हो। और इसके तहत भारत से खरीदे गए मात्र 100 नेपाली रुपए यानी एनआरएस से ज्यादा के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क लगा दिया गया है, जिसमें भारत से आयात की जाने वाली 100 नेपाली रुपए से ज्यादा की कीमत वाली सभी चीजों पर टैक्स लगाने की बात कही गई है। इस सख्ती के बाद नेपाल के लोग भड़क गए। सरकार के फैसले के खिलाफ राजनीतिक दलों और स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताई है और कहा है कि यह फैसला मधेश क्षेत्र के लोगों के जीवन की हकीकत को नजरअंदाज करता है। सरकार के इस फरमान ने बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। उनका कहना है कि वो लंबे समय से सस्ते सामान के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस बीच नेपाल और भारत खुली सीमा संवाद समूह ने सरकार से कस्टम नीति में तुरंत संशोधन करने की मांग की है। अब सरकार क्या फैसला करती है इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि नेपाल में हाल ही में हुए जेनजी प्रदर्शनों ने सत्ता परिवर्तन तक कर दिया था। ऐसे में बालेन शाह के लिए भी इन प्रदर्शनों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। और अब चलते चलते में बात करेंगे फ्लोटिंग आइलैंड यानी तैरने वाले द्वीप की। तो जरा सोचिए, आप एक द्वीप पर हैं, ऊपर खुला आसमान और चारों तरफ नीला समुद्र है और मजे की बात यह हो कि वो द्वीप समुद्र में तैर रहा हो, है ना? काफी फैसिनेटिंग। ये कल्पना अब हकीकत में बदल चुकी है। चीन के वैज्ञानिकों ने ये कमाल कर दिखाया है। चीनी वैज्ञानिकों ने शंघाई में दुनिया का पहला समुद्री रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे ओपन सी फ्लोटिंग आइलैंड नाम दिया गया है। ये गहरे समुद्र में काम करने वाली रिसर्च फैसिलिटी है जो हर मौसम में इस्तेमाल किए जाने के लिए बनाई गई है। समुद्र में लगातार काम करने के लिए डिजाइन किया गया ये प्लेटफॉर्म कई तरह की वैज्ञानिक गतिविधियों में मदद करेगा, जिसमें एडवांस समुद्री उपकरणों का विकास, समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री विज्ञान पर व्यापक शोध शामिल है। तो आइए जरा 5 पॉइंट में समझते हैं कि कैसे ये फ्लोटिंग आइलैंड तैयार किया गया है और इसकी खासियत क्या है। तो ये सेमी सबमर्सिबल ट्विन हल एक तरह का पोत या समुद्री संरचना है जो 10,000 मीटर की गहराई तक वैज्ञानिक खोज और भारी उपकरणों की टेस्टिंग करने में सक्षम है। इस परियोजना के 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो गहरे समुद्र में माइनिंग और तेल और गैस सुविधाओं के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा।
शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी की तरफ से विकसित ये डिजाइन एक तेल रिग यानी ऑयल रिग की मजबूती और रिसर्च जहाज की गतिशीलता का मिश्रण है। और सबसे खास बात तो यह है कि यह प्लेटफॉर्म रिसर्च जहाज की गति से चल सकता है और समुद्र में आने वाले भीषण तूफानों के बीच भी लंबे समय तक स्थिर रहकर काम कर सकता है। यह समुद्र और तट के बीच सीधा संपर्क बनाकर बड़े पैमाने पर प्रयोगों को आसान बनाएगा, जिससे तूफान के सटीक पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। यानी भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी द्वीप पर बैठे बैठे ही पूरी पृथ्वी की यात्रा कर लें। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।